फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे एसेट लार्ज कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड या फिर मेरे एसेट टैक्स सेवर, इन फंड्स का परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो इस वीडियो में आगे हम डिटेल में जानेंगे कि इन फंड्स का रीसेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्या सही में इन फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है। साथ ही हम इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल जानेंगे और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, जिससे कि क्लियरली पता चल सकेगा कि रीसेंट टाइम्स में जो परफॉर्मेंस आ रहा है इन फंड्स का वो क्यों आ रहा है और फ्यूचर में हम इन फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सके, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे एसेट के उन सारे इक्विटी फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आप इन फंड्स का AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, और रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क। देखिए ये बेंचमार्क का रिटर्न है, तो सारे फंड्स का उनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क के साथ उस पीरियड का रिटर्न आप कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको रेड 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में काफी कम मिलेगा। इनफैक्ट 5 ईयर और 10 ईयर में तो कोई भी रेड नहीं है। रेड मैंने उन रिटर्न्स को किया है जहां पे वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो 5 ईयर, 10 ईयर में तो कोई भी रेड नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस काफी अच्छा है इन फंड्स का। 3 ईयर होराइजन में सिर्फ एक रेड है। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ही सिर्फ अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, दूसरे फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, 1 ईयर में रेट आपको काफी मिल जाएगा। ज्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे एसेट लार्ज कैप का परफॉर्मेंस अच्छा इसने बीट किया है, लेकिन मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, मेरे एसेट मिड कैप, फोकस्ड फंड, टैक्स सेवर फंड और हेल्थ केयर फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो इससे तो ये क्लियरली पता चलता है कि यस, लास्ट 1 ईयर में एटलीस्ट काफी सारे मेरे के इक्विटी फंड्स हैं जिन्होंने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं कि अंडर परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, अंडर परफॉर्मेंस तो है। यहाँ पे अगर आप टैक्स सेवर को देखें तो लगभग बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट किया है। फोकस्ड फंड का ऑफकोर्स थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। मिड कैप का अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है। गैप है दोनों में। 1 ईयर का डायरेक्ट प्लान का अगर आप रिटर्न्स देखें और बेंचमार्क, बड़ा गैप है, तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा है। इमर्जिंग ब्लू चिप में भी अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आप ध्यान दें कि नीचे के जो 3 फंड्स हैं वहां पे आपको कुछ फंड्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिख रहे होंगे, लेकिन ये थीमेटिक और सेक्टर फंड्स हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, तभी आप इस तरह के फंड्स को कंसिडर करें। क्योंकि इन फंड्स में जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स आपको ये जो ऊपर के डाइवर्सिफाइड फंड्स है ना, वहां भी कुछ मिल जाएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़्यादा नहीं है, उन्हें इस तरह के फंड्स को अवॉइड करना चाहिए और उनके लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स ही जनरली ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, इसलिए यहाँ पर आप इन फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और इक्विटी एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चलता है कि इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट करते क्या है, किस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप ज्यादातर फंड्स का देखेंगे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ फंड्स हैं, खासकर जो थीमेटिक और सेक्टर फंड्स हैं उनका काफी ज्यादा है। ग्रेट कंज्यूमर फंड, ये थीमेटिक फंड है, 42.75 बहुत ज्यादा है। हेल्थ केयर फंड का भी बहुत ज्यादा है और फोकस्ड फंड का भी थोड़ा ज्यादा है। लार्ज कैप का भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन दूसरे जो फंड्स हैं उनका कोई खास ज्यादा नहीं है प्राइस टू अर्निंग। तो मोस्टली ये मिक्स्ड है। कुछ फंड्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है, जबकि कुछ फंड्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का पी रेशियो। ऑल्दो यहाँ पे रिटर्न्स काफी अच्छे आए रिसेंट टाइम्स में, लेकिन अभी भी पी रेशियो कोई ज्यादा नहीं हुआ है यहाँ पे। तो मेरे एसेट के अगर डाइवर्सिफाइड फंड्स को देखें आप, डाइवर्सिफाइड फंड्स ये हो गए, थीमेटिक और सेक्टर फंड्स ये 3 हो गए। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड्स को देखें तो मोस्टली इनका पी रेशियो ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर कम भी नहीं है।
तो इससे पता ये चलता है कि ऑफकोर्स ग्रोथ स्टॉक्स में तो ये अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्योरली ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है। लाइक एक्सिस में जब हमने देखा था वो प्योर ग्रोथ ओरिएंटेड है, या फिर जब एचडीएफसी का हमने देखा था तो वहां पे वैल्यू स्टॉक्स में भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर लिया गया था, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ स्टॉक्स में एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है और साथ ही वैल्यू स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर है। हाँ, यहाँ पे नीचे अगर आप थीमेटिक और सेक्टर फंड्स देखें तो वहां पे डिफरेंस है। लाइक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में तो पी रेशियो काफ़ी कम है, 16 से भी कम, लेकिन जो दूसरे हैं लाइक ग्रेट कंज्यूमर और हेल्थ केयर वहाँ पे पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। एनुअल टर्नओवर भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर फंड्स का कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज मोस्टली ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। लेकिन इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का टर्नओवर ज़्यादा है, टैक्स सेवर का टर्नओवर ज़्यादा है, कंज्यूमर फंड का टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा है और मिड कैप का भी थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, उसका अगर एनुअल टर्नओवर ज़्यादा है तो उसे बुरा नहीं मानेंगे, उसे अच्छा ही मानेंगे। क्योंकि अगर कोई फंड अच्छा नहीं कर रहा है तो आप उसके कुछ स्टॉक्स को चेंज करते हैं ताकि उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। तो अगर इनके कुछ फंड्स का एनुअल टर्नओवर ज्यादा है तो वो पॉजिटिव है, बट मोस्टली ये फंड हाउस भी बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को ही फॉलो करता है। इक्विटी एलोकेशन अगेन अगर आप देखें तो मोस्टली इन्होंने सारे फंड्स का इक्विटी एलोकेशन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इन्होंने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इक्विटी में। लाइक कुछ फंड हाउसेज में हमने देखा था कुछ फंड्स ने इक्विटी का एलोकेशन थोड़ा कम रखा था और कैश और डेट में भी ज्यादा एलोकेशन रखा था रिलेटिवली ऑफ कोर्स। तो उससे ये पता चलता था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा तो अच्छे वैल्यूएशन पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपना ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया हुआ है, कैश और डेट में ज्यादा एक्सपोजर नहीं रखा है। यहाँ पर आप मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनका परसेंटेज एलोकेशन, पी रेशियो और लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो आपको पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा। लाइक बैंकिंग का भरमार है ऑफकोर्स, ऊपर अगर आप देखें एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई और फेडरल बैंक भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो बैंकिंग में तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, लेकिन ये एक्सपोजर सही भी है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है और आने वाले कुछ समय में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। रिलायंस का अंडर परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट टाइम्स में, लेकिन ये जो अंडर परफॉर्मेंस है वो पहले से कम हो रहा है। लाइक पहले तो लास्ट 1 ईयर में अबाउट 11-12% का नेगेटिव रिटर्न आ रहा था, जो कि थोड़ा रिकवरी आया है यहाँ पे एल एन टी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। साथ ही इन्होंने कुछ टेक स्टॉक्स में भी एक्सपोजर लिया हुआ है, लाइक इन्फोसिस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इन्फोसिस ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है एटलीस्ट लार्ज कैप के आईटी स्टॉक्स का, लेकिन हाँ लास्ट फ्यू डेज में हमने देखा अच्छा खासा रिकवरी भी आया है यहाँ पे, इसीलिए सिर्फ -10% डाउन है। यहाँ पे पीएसयू में अगर आप देखें तो दो पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, एसबीआई और एनटीपीसी में। सो ओवरऑल ज्यादातर स्टॉक्स आपको यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ ये यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि ये जो भी हम स्टॉक पोर्टफोलियो देख रहे हैं ना लास्ट 1 ईयर का रिटर्न, इसमें हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स इन्होंने रिसेंटली ऐड किया हो, क्योंकि ओवरऑल अगर आप रिटर्न्स देखेंगे यहाँ पे तो रिटर्न्स तो ज्यादातर ही स्टॉक्स के बहुत ज्यादा रिटर्न्स है। तो अगर लास्ट 1 ईयर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता तो ये फंड अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा होता, रिटर्न बहुत ज्यादा आते। लेकिन हाँ एटलीस्ट करंट जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, जिसे देखकर लगता है कि फ्यूचर में भी लॉन्ग टर्म में हम अच्छे रिटर्न शायद इस फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे एसेट लार्ज कैप का के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी स्टॉक पोर्टफोलियो में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादातर सेम स्टॉक्स ही हैं। लाइक ऊपर का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स आपको सेम देखने को मिलेगा। बैंकिंग अगेन बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, आईटी का एक्सपोजर देखिए बहुत है। यहाँ पे इन्फोसिस आपको मिल जाएगा, नीचे आपको एचसीएल मिल जाएगा, टीसीएस मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्मेंस तो पहले बहुत ज्यादा आ रहा था आईटी स्टॉक्स में, लेकिन अब अच्छा खासा रिकवरी आया है और एटलीस्ट 3-4 मंथ्स और यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल रहेगा, बट इस साल के अंत आते आते तक मोस्टली यहाँ भी अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिलेगा और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स तो ऑफ कोर्स शायद हम अच्छे रिटर्न्स यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक्सपोजर लेना कोई गलत नहीं है, अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए, मीडियम टर्म देखा जाए तो एक्सपोजर अच्छा है आईटी में और रहना भी चाहिए इनफैक्ट। सो ओवरऑल यहाँ भी अगर स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो स्टॉक पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। इनफैक्ट
मेरे एसेट लार्ज कैप का हमने रिटर्न्स भी देखा था, रिटर्न्स इनका अच्छा आ रहा है, क्रॉस ऑल होराइजन्स ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। यहाँ पर आप मेरे एसेट टैक्स सेवर का स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। अगेन पोर्टफोलियो में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादातर स्टॉक सेम है यहाँ भी। लाइक ऊपर अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई, एक्सेस, यहाँ भी टेक सेक्टर के स्टॉक्स में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। इन्फोसिस आपको मिल रहा है, एचसीएल मिल रहा है, टीसीएस मिल रहा है। अगेन पीएसयू में देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एनटीपीसी है, और यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक्सपोजर लिया गया है, टॉप होल्डिंग में ये भी है। तो ज़्यादातर यहाँ भी अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मोस्टली सेम स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये ज़्यादातर स्टॉक्स ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो ऑफ कोर्स हम अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं। मेरे एसेट के इक्विटी फंड्स का जो डिटेल्स हमने अभी चेक किया है उससे क्वाइट क्लियर है कि कुछ फंड्स का रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन साथ ही हमने इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल और स्टॉक पोर्टफोलियो भी चेक किया है। तो जो रीसेंट स्टॉक पोर्टफोलियो है, लेटेस्ट वन, वहाँ पे तो ज़्यादातर स्टॉक्स बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, और अगर इन स्टॉक्स को मीडियम टू लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया जाए तो मोस्टली हम अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर स्टॉक पोर्टफोलियो अच्छा करता है तो ऑफ कोर्स उनका फंड भी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पे अगर किसी ने मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो मोस्टली, नथिंग इज़ गारंटीड, बट मोस्टली अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या फिर आप जो भी करना चाहते हैं, खुद का रिसर्च ज़रूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज़ को आंसर करूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।